due to नमस्कार सभी को मैं संकल्प फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और अ, आज के इस वेबिनार की शुरुआत करने से पहले हमारे एनजीओ के बारे में दो बातें रखना चाहूँगा कि हमारा एनजीओ पिछले 12 सालों से महात्मा गांधी जी के गो टू विलेजेस और स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस इनके शिव भावे जीव सेवा इस तत्व से हमारा एनजीओ काम कर रहा है। इस प्रिंसिपल पे हमारा एनजीओ आज तक रूरल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, वुमेन्स एम्पावरमेंट ऐसे अलग अलग विषयों में काम कर रहा है। पिछले 12 सालों में हमें जो समाज की सेवा करने की अपॉर्चुनिटी मिली है, तो उससे हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि हमारा एनजीओ कुछ तो समाज के लिए काम कर सकता है। मैं एक छोटी सी वीडियो क्लिप हमारे एनजीओ की यहाँ पर शेयर करने चाहूँगा, फिर हम आज के वेबिनार को शुरुआत करते हैं। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। माना अगम गाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सुजनहीन विज्ञान। कोरोना के समय जब हमारी सारी फिजिकल एक्टिविटी बंद थी, तो हमने ऑनलाइन वेबिनार सीरीज शुरू किया, जिसमें जब जैसे कि हम रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, तो रूरल डेवलपमेंट के रिलेटेड जो भी फार्मिंग प्रैक्टिसेस है, फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक फार्मिंग, मिलेट्स फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, वो टेक्निक कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए हमने उसके ऊपर जो भी किसान ऐसे प्रैक्टिसेस करके उनका ऑनलाइन वेबिनार लिया। इसके अलावा ऑल द जो भी रिलेटेड टू फार्मिंग प्रोडक्शन है, उसके बारे में भी हमने वेबिनार रखा है। इसके अलावा उस समय बहुत सारे लोग अपना जो भी मोबाइल है या फिर कंप्यूटर है, इसके अलावा लैपटॉप है, ये सारे इसका ज्यादा इस्तेमाल कर रहे, तो उसके ऊपर कैसे कंट्रोल करें, इसलिए हमने पेरेंट्स और स्टूडेंट के लिए उनके बच्चों के लिए ऑनलाइन वर्कशॉप रखा कि जिसमें ये सारे स्क्रीन टाइमिंग है वो कैसे मैनेज करे। इसके अलावा हमारे जो भी इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है, हमारे भगवान छत्रपति शिवाजी महाराज हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, भगवान गौतम बुद्ध, इनके चरित्र के ऊपर भी हमने ऑनलाइन वेबिनार का आयोजन किया। और पूरे महाराष्ट्र से
हमें इस सारे वेबिनार के लिए बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। ये सब करते हुए हमने ऐसे तय किया कि हम क्यों ना एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू करें जिसमें संवाद हो सके। तो बहुत लोगों से डिस्कशन के बाद हमारे साथ हमारे भावना आई है। उनके साथ उन्होंने कहा कि हम ऐसा कुछ शुरू करते हैं जिसमें संवाद हो। तो वो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम संवाद सारथी ये वेबिनार सीरीज शुरू करते हैं, जिसमें हमने तय किया कि जो भी डिफरेंट लेबल विकलांग लोग हैं उनको हम इनवाइट करेंगे उनका चरित्र जानने के लिए। क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि जो भी डिफरेंट लेबल विकलांग लोग हैं उनका जब वो जीते तो उनके हर रोज उनके जीवन में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स रहते हैं, बहुत सारी कठिनाई रहते हैं। तो अपने कमियां ढूंढ के उसके ऊपर कैसे वो जीत पाते हैं। इसके अलावा उनका जो भी जीवन है उसमें वो अपना बैलेंसिंग लाइफ बैलेंसिंग कैसे करते हैं। और जब भी उनका कुछ एजुकेशन रिलेटेड करियर रिलेटेड उनकी जो अपॉर्चुनिटी है अपने साथियों के साथ वो कैसे मैनेज कर लेते, कभी उनके साथ तो कभी उनके आगे जाकर अपने आप को वो सिद्ध करते कि हम वी आर डूइंग दिस वर्क एज अ नॉर्मल पर्सन ऑल्सो। तो ये सारी चीजें हमें उनसे सीखने को मिलती है। जब से ये वेबिनार शुरू शुरू हुई 15 अगस्त 2022 को, जब हमारे भारत का 75 अमृत महोत्सवी इंडिपेंडेंस डे था, स्वतंत्र दिन था। तो तब से शुरू किया और तब से लेके आज तक जितने भी महानुभाव आए उनसे हमें, वो तो उनके पूरे कार्य क्षेत्र में मास्टर ब्लास्टर है जो जिस क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं। तो हमें उनसे हर बार नई चीज जो भी है उनसे सीखने को मिली, सुनने को मिली। और हमारे एनजीओ का सौभाग्य है कि ये सारी चीजें हमें ऑनलाइन के माध्यम से फेसबुक हो या यूट्यूब हो बाकी दूसरे लोगों के साथ साझा करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए सभी महानुभाव जो ज्वाइन हुए उनका स्वागत करता हूँ। और आज के हमारे वक्ता संध्या जी, इनका परिचय करने के लिए डॉक्टर अनीता मैम को रिक्वेस्ट करता हूँ। धन्यवाद सर। नमस्ते। संवाद सारथी पुष्प 143 संकल्प फाउंडेशन सामनेर द्वारा आयोजित वेब संवाद सत्र संवाद सारथी का पुष्प 143 अपनी अशक्तता को मात देकर व्यवसायी एवं सामाजिक क्षेत्र में विशिष्ट मुकाम बनाने वाली जम्मू और कश्मीर राज्य के जम्मू जिले के जिगर फाउंडेशन की संस्थापिका एवं समाजसेवी एवं राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त माननीय संदाजी धर को वेब संवाद सत्र संवाद सारथी के 143 पुष्पों को बांधने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैम का संक्षिप्त परिचय। मैम ने बीकॉम 2000 में बीकॉम किया है, एमकॉम भी मैम का हुआ है और मैम ने 1 वर्ष डिप्लोमा कंप्यूटर का कोर्स भी किया है। मैम बहुत सारे विविध कमिटी में मैम काम कर चुकी है। तो सदस्यता मैम ने इस तरह है, मानवता कल्याण संगठन के बैनर तले जम्मू इंस्टीट्यूट ऑफ जनरल एजुकेशन एंड रिहेबिलिटेशन JIGER के निदेशक और अध्यक्षता मैम रह चुके हैं। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता मंच की महिला मोर्चा की संयुक्त सचिव मैम है। जम्मू कश्मीर के भारतीय खेल संघ के भी मैम खेल संघ में मैम सक्रिय है। एनजीओ एथ्रोड की सूचना के प्रसार और जनसंपर्क के प्रभारी भी मैम है। कश्मीरी विस्थापित प्रवासियों के लिए आही संस्था के समन्वयिका भी मैम है। और मैम NCEPD
के भी सदस्य मैम है। जम्मू कश्मीर राज्य के राज्य सलाहकार बोर्ड के भी मैम सलाहकार है। विभागीय पीडब्ल्यूडी सरकार द्वारा एक्सेस ऑडिट कमेटी के भी मैम सदस्य है। मैम ने लोगों में एंटीजम के बारे में जागरूकता पैदा करने का काम मैम करते हैं। मैम के बहुत सारे उपलब्धियां है, पुरस्कार मैम ने प्राप्त किए हैं। मैम ने SC ST OBC बोर्ड में लेखा सहायक के रूप में काम किया है। NHFDC घटक की तलाश की मैम ने की है। जम्मू और कश्मीर सरकार के राहत और पुनर्वसन विभाग में 4 साल मैम काम कर चुके हैं। 2015 में 15 से पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जम्मू CIND में मैम काम कर रहे हैं। जम्मू इंस्टीट्यूट ऑफ जनरल एजुकेशन एंड रिहेबिलिटेशन JIGER नाम से विकलांग बच्चों के लिए एक संस्था मैम ने शुरू की है। स्वतंत्रता दिन पर आराधना समूह द्वारा पुरस्कार भी मैम ने जीता है। शारदा समन समूह द्वारा मैम सम्मानित हुए हैं। 18 फरवरी 2018 को नई दिल्ली में जम्मू कश्मीर विचार मंच द्वारा यशकर सम्मान से मैम सम्मानित हुए हैं। महिला क्लब मारी पहचान द्वारा वर्ष के सर्वश्रेष्ठ महिला पुरस्कार मैम को मिला है। संसाधन व्यक्ति के रूप में स्टार संचार पुरस्कार भी मैम को प्राप्त हुआ है। संसाधन व्यक्ति के रूप में जम्मू विश्वविद्यालय द्वारा मैम सम्मानित हुए हैं। 9 फरवरी 2019 को अल खसूरी समन से भी मैम सम्मानित हुए हैं। 25 फरवरी 2018 को निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन मैम ने किया है, जिसमें 100 बच्चों की निशुल्क जांच की और उन्हें निशुल्क दवा भी वितरित की गई है। 26 मार्च 2018 को स्वामी नंद बाबा साहिबा आश्रम द्वारा भी मैम सम्मानित हुए हैं। ऐसे मैम के बहुत सारे उपलब्धियां मैम के हैं। तो आज के हमारे जो वक्ता है माननीय संध्याजीधर मैम विकलांगता के साथ कैसे आगे बढ़े, इस विषय पर आपसे संवाद करेंगे। तो आइए हम भी संकल्प फाउंडेशन के संवाद सारथी वेब संचार पहल में भाग ले और बाधाओं को दूर करने और आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा प्राप्त करें। अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद भी मैम आज यहाँ हमें मार्गदर्शन और प्रोत्साहन हेतु उपस्थित हुए हैं। इसलिए मैम आपका सहृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और मैं ज्यादा समय न लेते हुए आगे का कार्यभार माननीय विशाल सर जी को सौंपती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर अनीता मैम। मैं सभी श्रोताओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। और आज के हमारे वक्ता संध्या जी धर मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम बहुत ज्यादा वक्त न लेते हुए आपसे सुनना चाहेंगे कि आपके जीवन के बारे में। आपने क्या क्या आपके जीवन में सारे मार्ग चुने और यहाँ तक इस मुकाम तक पहुंची, तो इसके बारे में हमसे बात साझा करें। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। संकल्प फाउंडेशन आपके उपलब्धियां मैं देख रही थी। एक संस्था का जन्म जो कि कोविड की एक छवि बन चुका था, है आपका ये संकल्प, जिसमें आपने कोविड की हर एक नेसेसिटी को पूरा करने की पूरी कोशिश की है। मैं आपका ये फेसबुक पेज पहले शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं लाइव आना अपने फेसबुक पे, आप मेरे को 2 मिनट का टाइम दे सकते हैं? आपका लिंक मैं फेसबुक पे शेयर कर दूं सबके साथ, क्योंकि मुझे लोग मांग रहे हैं। मुझे 2 मिनट का वक्त मिल सकता है? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं।
मैं अपने फेसबुक पे ये डाल देती हूँ और अपने इस पेज पे तो कुछ लोग मांग रहे थे, तो मैंने सोचा ये शॉर्टकट रहेगा कि मैं आपसे ही परमिशन लेके 2 मिनट में डाल दूंगी। बिकॉज आपकी जो ये मेहनत है ये भी तो सबको पहचान में आनी चाहिए, जो आप ये कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी 2 मिनट्स। थैंक यू डॉक्टर मैम, आपने मेरा परिचय दिया। डॉक्टर अनीता जी, आई थिंक यही है ना नाम आपका? सॉरी, मैं तो मैं आपका बहुत शुक्रिया करती हूँ, आपने मेरा परिचय दिया। इस एक्चुअली डिसेबल होना एक अपने आप में एक चुनौती आती है। तो इस चुनौती में जब घुसता है इंसान, तो अपने आप को साबित करने में जो भी एफर्ट लगाता है, मतलब एक डायरेक्शन मिलनी चाहिए पॉजिटिव, और वो एफर्ट लगाता जाता है। मैं अभी बहुत छोटी एज में एक मिनट मैं भी बहुत छोटी एज में ही डिसेबल हो गई थी, सेरेब्रल पॉलिसी की शिकार। मेरी अपर एंड लोअर लिम्स दोनों मेरी और अपर और लोअर लिम्स दोनों ही डिसेबल हो गई थी। मेरी 4 लिम्स इन्वॉल्वमेंट हुई है। तो बट एक ऐसा रहा है हमेशा कि मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली, सबका साथ बहुत रहा, बहुत रहा। उन्होंने एक चैलेंज की तरह मेरे जीवन में मेरा साथ दिया, एक चैलेंज लिया और उसको साबित किया कि मैं एक अच्छा इंसान बन सकती हूँ। बहुत सोसाइटी एक स्टीरियोटाइप सोसाइटी होती है। मेरा फादर अभी भी कहता है, मतलब ही इज नो मोर नाउ, अभी 10 महीने पहले उनकी डेथ हुई, तो वो अभी तक ये कहते थे कि मुझे तो लोगों ने उस टाइम ये भी बोला कि इस लड़की को जहर दे के मार दे। बट उन्होंने एक चुनौती को ऐसे लिया और वो साबित किया कि मैं एक सफल इंसान बन सकती हूँ। ये 1980 की बात थी, है जब मैं पैदा हुई थी। तो उसके बाद मेरी डिसेबिलिटी और मेरी चैलेंजेस लाइफ में, क्योंकि यू नो ऑल दैट कि 80 से 90 तक डिसेबिलिटी का तो नाम भी नहीं कोई लेता था, फिजियोथेरेपिस्ट तो होते ही नहीं थे। तो मेरी माँ ने कलावती हॉस्पिटल से फिजियोथेरेपी सीखी। हम 3 महीने के लिए कलावती हॉस्पिटल डेली जाते गए और मम्मी ने मेरी सीखी कलावती हॉस्पिटल में वैक्स थेरेपी कैसे करते हैं, वैक्स में कैसे पाँव डुबा के मेरा पाँव सही किया। और मेरी वैक्स सुनो, हमारे यहाँ कश्मीर में काफी बर्फ होती थी, ठंड होती थी, तो इस कारण मुझे जम्मू शिफ्ट करते थे और मुझे यहाँ पे गर्म रेत में, जब 45 डिग्री टेम्परेचर था, उसमें रेत जो गर्म होती थी उसमें धूप में सुलाते थे, जो कि मेरी थेरेपी से नर्व्स एक्टिवेट हो पाए। उन्होंने काफी मुश्किलों का सामना किया लाइफ में। शी इज ओनली 21 ईयर्स जब मैं डिसेबल हो गई, उसके लिए तो बहुत बड़ी चुनौती थी। तो बट उन चुनौतियों का सामना करते करते उन्होंने एक चीज बहुत इंपॉर्टेंटली मेरे साथ की, वो है वो उनका एक इम्पोर्टेंट स्टेप था लाइफ में कि खाली ट्रीटमेंट और खड़ा करना ही नहीं है, एक दिशा भी जरूरी थी। और वो दिशा उन्होंने मेरे को एजुकेशन से दी। उन्होंने मेरे को गोद में स्कूल लिया, क्योंकि व्हील चेयर्स नहीं होती थी, तो उन्होंने मेरे को गोद में स्कूल लेके जाते थे। मेरे को ट्रीटमेंट के अलावा मेरे को एजुकेशन का भी उन्होंने पूरा ध्यान रखा। तो मुझे अभी याद है, मैं फिजियोथेरेपी की चैलेंज में थी, तो डॉक्टर ने मुझे एक एक्सरसाइज बोली थी। हम कश्मीर में तब रहते थे, तो मुझे एक एक्सरसाइज बोली थी, सर्दी का टाइम था, बोला अब तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा जम्मू में आना जाना, क्योंकि रास्ता ब्लॉक हो जाता है, जेंट के रोड तब ऐसा नहीं था जैसा आजकल है। तो आप कैसे आओगे? आप एक एक्सरसाइज इसको घर में किया करो कि
स्मॉल पेडल्स होते थे, तो वो एक कटोरी से दूसरी कटोरी में शिफ्ट करने होते थे। बट इट इज हेक्टिक जॉब, मैं करती नहीं थी, मैं मानती नहीं थी करना। तो काफी एक चैलेंजिंग सा जॉब था। बट मम्मी ने मेरे को बोला कि अगर अच्छा ये नहीं करना, आप सिलाई ले लो। इस हाथ की मोशन मेरी माँ ने उसी से लाई है। मेरी पूरी 4 लिम्स में मेरा ये हाथ वर्किंग है। तो उन्होंने मेरे को सिलाई बुनाई करनी सिखाई, निडल्स करना सिखाया, बुनाई करनी सिखाई, जिससे मेरी फिंगर मूवमेंट एक चैलेंज, चलो आज इतना बुन लो, एक चप्पा बुन लो, 2 चप्पे बुन लो, मतलब एक टारगेट वर्क मेरे को दिया, जिस टारगेट वर्क से मेरी फिंगर मूवमेंट्स आ गई। और वो फिंगर मूवमेंट से ही एक जो पढ़ाई का मेरे को सीन बना। मैं पेंसिल पेन कॉपी, मतलब मेरा हैंड इतना वर्क कर पाया कि मैं लिख पाई। तो उस टाइम स्पोर्ट्स कुछ नहीं था, बट मैं बहुत एक्टिव थी, बट स्पोर्ट्स था नहीं वहां कुछ उस टाइम कश्मीर में। तो फिर हम जम्मू शिफ्ट हो गए, मैं तब 10 साल की थी। मैंने 10th जम्मू से दिया। जब हम कश्मीर से जम्मू आए तब मैं 5th क्लास में थी। जब मैं 10th देने के लिए आफ्टर 10th हमारा यहाँ घर बन रहा था, घर की कंस्ट्रक्शन हो रही थी, हमारे हाउस की। तो एक लेबर आया, उसका एक छोटा सा बच्चा था और वो डिसेबल था। तो मैंने ऐसे ही पूछा उनसे, इसको पढ़ाते हो आप? उसने बोला नहीं। मम्मी ने बहुत इंसिस्ट किया, बोला इसको पढ़ाओ, ये तो एटलीस्ट ये लिख सकता है, इसके हाथ पांव ठीक है, ये लिख सकता है। तो इसको आप पढ़ाते क्यों नहीं हो? तो मैंने इसको ट्यूशन देना स्टार्ट कर दिया, फ्री। बच्ची थी, मैं भी 15 साल की थी, उसको ABCD सिखाया। मैंने मनु को मैंने उसको पढ़ना लिखना सिखाया। उसका नाम निखिलेश्वर था। तो उसने स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया। सुन, उससे स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया। तो फिर मैंने उसको, मतलब थोड़ी देर के लिए मैं ब्लॉक हो गई, मैं अपनी पढ़ाई में लगी 2-4 साल। तो मेरे पास फ्री बच्चे आने लगे फिर पढ़ने के लिए, अंडर प्रिविलेज, गरीब, झुग्गी झोंपड़ियों के बच्चे। जब माँ बाप निकलते थे काम पे तो उनके कोई केयर टेकर नहीं होता था पीछे से, मैं अपने पास लाती थी, उनको पढ़ाती थी। एक्चुअली इनएक्सेसिबल एनवायरनमेंट होने के कारण मेरा बाहर आना जाना बहुत कम था। तो मतलब ये मेरे एज के साथ ही जिगर फाउंडेशन तो डेवलप मेरी उम्र के साथ साथ खुद ही हो गया। एक कंसेप्ट था, ये खुद ही क्रिएट हो गया, मतलब इसके लिए मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। आ, फिर ये बच्चे आने आना स्टार्ट करने लगे, कभी 10 बच्चे आना, कभी 5 बच्चे आना, तो ये चलता गया कारवा। तो मैं फाइनल ईयर ग्रेजुएशन में थी। तो यहाँ के सोशल वेलफेयर मिनिस्टर हमारे ही एमएलए थे, यहाँ के हमारी एरिया के सोशल वेलफेयर मिनिस्टर थे उन दिनों। तो वो ऐसे पापा से मिलने आए बाहर। तो उन्होंने मेरे को बुलाया, बोला कि मैं सोच रहा हूँ कि ISS पेंशन पे बहुत सारे लोगों को पेंशन बेनिफिट्स नहीं आते हैं, आप मेरे साथ इस पे काम करोगे? दिस वाज माय फर्स्ट जो मैंने डिसेबल सेक्टर का काम किया था। तो मैंने सारे इंडिया के डायरेक्टरी ली, उनके जो भी कॉर्पोरेटर्स के नंबर लिए, मैंने ग्राउंड वर्क किया, फोन नंबर करके उनको पूछा आपके एरिया में कितने डिसेबल्स है, पता करके दो। दूसरे दिन फिर से कॉल की, उनकी सर्टिफिकेट्स बनाई जिनके नहीं थे। मतलब मैंने इस पे बहुत ज्यादा वर्क किया और अपना एक छोटा सा इंफॉर्मेटरी डायरेक्टरी बनाई कि हमारी एरिया में कितने डिसेबल्स है। तो उनका ISS पेंशन मिलता है कि नहीं मिलता है। तो एक ISS पेंशन का भी हमने इनके साथ एक ये किया, प्रोग्राम किया यहाँ पे गांधीनगर में। तो बहुत अच्छा सक्सेसफुल गया। तो मुझे इसके साथ बड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि चलो, मेरे पास तो बहुत सारी चीजें जो मुझे आती है, बट मैं इस चीज को शेयर करूं उस सेक्टर के साथ जिनको इस चीज की नीड है। क्योंकि लोगों को अवेयरनेस अभी भी बहुत कम है लोगों में, तो अवेयरनेस की जरूरत तो बहुत ज्यादा थी। तो
उसके बाद क्या हुआ कि मेरी जॉब की एक कमी रही, मेरे को जॉब की कमी लगी मेरे को काफी, कि सब चीज तो पैसों से ही चलता है। और कहते हैं ना, मैं जेब में हो माया तो काम किसी के आया। उस काम किसी के आने के लिए मुझे माया की भी तो जरूरत थी। तो मैंने काफी हार्ड वर्क करके, बहुत मेहनत करके जॉब हासिल की गवर्नमेंट सेक्टर में। पहले मैं प्राइवेट में किया काफी देर तक, पर प्राइवेट का इतना जमा नहीं, क्योंकि प्राइवेट में सैलरीज नहीं होती है। जितना मेरे को आने जाने का खर्चा लगता था, केयर टेकिंग का खर्चा लगता था, उस खर्चे से मैं इतना नहीं हासिल कर पाई कि मैं किसी की मदद कर पाऊं। मेरी आई थिंक मैं ऑडेबल हूं ना सबको? आई एम ऑडेबल? यस मैम। हाँ मैम, हाँ। ओके ओके। मुझे लगा था कि खाली मैं नहीं बोले नहीं। जा रही हूँ। आई थिंक आई एम ऑडेबल और नॉट। तो फिर मेरी जॉब लगने के बाद मेरे एक फ्रेंड ने मेरे को गाइड किया कि आप ये सेवा तो कर ही रहे हो, ये एक चैप्टर खोलो। तो मैंने जिगर खोला, JIGER, जम्मू इंस्टीट्यूट ऑफ जनरल एजुकेशन एंड रिहेबिलिटेशन। जनरल एजुकेशन में हम अंडर प्रिविलेज एंड डिसेबल बच्चों को पढ़ाते हैं, बट मेरे जिगर में वो इवनिंग क्लासेस हम लगाते हैं एज ए ट्यूशन। तो उन ट्यूशंस में पढ़ाने वाली वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते हैं, और बट पढ़ाने वाली टीचर जो है हमने डिसेबल ही रिक्रूट की है। म्यूजिक टीचर डिसेबल है हमारे पास, ड्राइंग टीचर डिसेबल है हमारे पास, और फिजिकल एजुकेटर डिसेबल है हमारे पास। मतलब इस चीज के लिए मैंने ये स्टार्ट चैप्टर किया कि डिसेबल को भी एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए काम करने की, क्योंकि मैं ये चीजें फील कर चुकी थी सोसाइटी में कि अपॉर्चुनिटी मिस हो रही थी हमारे लिए। वुमेन एज अ वुमेन डिसेबल, वुमेन्स की अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा हद तक तो रिजिड हो जाती है। जहां पे डिसेबल वुमेन है तो वहां तो कुछ भी नहीं है। तो ये एक क्या बने, क्या लोग मिलते गए और कारवा बनता गया, और मेरे साथ एक परिवार जुड़ता गया जिगर फाउंडेशन का। तो ये छोटी 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 चीजों से बनता गया। हमने फिर उसके बाद इसमें चैप्टर्स जोड़ना स्टार्ट कर दिए, व्हीलचेयर डोनेशन कैंप्स, मेडिकल कैंप्स, और हमने फिजिकली ये फिजियोथेरेपी सेंटर खोला, छोटा मोटा ही है हमारा। उसमें हम सारा जिम वगैरह कराते हैं बच्चों को, और फिजिकल ट्रेनिंग्स देते हैं। उसके लिए हमने फिर रिक्रूट किया फिजियोथेरेपिस्ट को। तो ये एक उन उन बच्चों के लिए हमने ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को हम बुलाते हैं, स्पीच थेरेपी करवाते हैं बच्चों की जो बोल नहीं पाते हैं। तो ये एक चैप्टर खुद ही चल पड़ा। फिर जब एक दो बंदे आए तो ये खुद ही चल पड़ा। तो अच्छा खासा हमारा जिगर अब चल रहा है। इस सब के इसके साथ मैंने स्पोर्ट्स एक्टिविटी स्टार्ट की बच्चों की। स्पोर्ट्स एक्टिविटी में मेरे को बहुत शौक था। मैंने आज स्टार्टिंग में बोला कि कश्मीर में तब नहीं था, फिर जम्मू आए, जम्मू में भी नहीं था, डिसेबल्स के लिए कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी नहीं थी। मुझे बहुत शौक था खेलने के लिए। मैंने सोचा अगर मैं एक एग्जाम्पल क्रिएट कर पाऊं कि जो अपर लोअर लिम्स दोनों से डिसेबल है वो बच्चे भी कुछ खेल सकते हैं। मैंने बॉची खेला, मैंने बॉची का किट लाया, मैंने खेलना स्टार्ट किया। फिर मैंने बॉशिया नेशनल लेवल का चैंपियनशिप, 6th नेशनल चैंपियनशिप ऑफ बॉशिया चितकारा यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में हुआ, उसमें मैंने ब्रॉन्ज मेडल लिया। तो मैं खेलने गई थी। उससे पहले मुझे नारी शक्ति सम्मान इस काम के लिए जो जिगर फाउंडेशन मैंने बनाया, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मिला। और मेरे को 2024 में ये स्टेट अवार्ड भी मिला जम्मू कश्मीर स्टेट का। और उसके पहले मेरे को स्टेट आइकॉन भी मिली रही हूँ मैं, जम्मू कश्मीर स्टेट की आइकॉन भी रही हूँ मैं। पढ़ाई के साथ साथ मेरी एक गवर्नमेंट जॉब होने के साथ साथ एक सहारा बना, मैं एक बिल्डिंग बना पाई जिगर की जहां ये सब चीजें होती रही। वो मैंने लोन पे अपने खुद के बलबूते पे बनाई। मैंने गवर्नमेंट से लोन लिया और उस चीज को कंस्ट्रक्ट करा, तब जाके एक बेस बन पाई। फिर सबने मेरी मदद की। जब एक कंसेप्ट अच्छा था
तो सब फैमिली मेंबर्स ने मेरा मेरा साथ दिया। मेरी फैमिली फुली सपोर्टिव थी इसलिए। मेरे फादर तो मतलब लास्ट उनकी डेथ 7 सितंबर को हुई, तो 15 अगस्त का झंडा उन्होंने यहाँ पे खुद चढ़ाया था जिगर में। मतलब हद हद से ज्यादा वो सपोर्ट रहे उनका। वो तो मतलब जिगर का एक बैकबोन था। मेरी मदर भी हमेशा इसकी इस टाइम वही प्रेसिडेंट है जिगर की। और हम तो वर्कर्स है, हम काम करते हैं खाली। तो एक अच्छा सपोर्ट रहा सोसाइटी का इस चीज के लिए। जिगर का आगे भी थीम है, हम मैं अब इतना ही नहीं रुकना चाहती क्योंकि एजुकेशन इज नॉट फुलफिल जो खाली इंसान को पूरा कर देती। अर्निंग एम्पावरिंग द पर्सन विद डिसेबिलिटी इज मस्ट। तो उसके लिए मुझे मैंने स्मॉल स्केल में अभी लास्ट ईयर मेरे का सिलेक्शन हुआ था। लास्ट ईयर मेरा सिलेक्शन हुआ था फॉर लीडरशिप प्रोग्राम। 16 लेडीज फ्रॉम ऑल ओवर वर्ल्ड आई थी कश्मीर ट्रेनिंग प्रोग्राम में, मर्ज कश्मीर प्रोग्राम के लिए। तो वहां मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे विजिट किया। बट मुझे एक सोप मेकिंग प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा जो कि पर्सन विद डिसेबिलिटी कर सकते हैं। और पैकिंग मैंने उसमें वहां बहुत सारी स्कीम्स, मैंने अवेयरनेस कैंप ऑफ JNK बैंक लगाया था यहाँ पे कि सेल्फ हेल्प स्कीम्स कैसे स्टार्ट कर सकते हैं हम ग्रुप्स में। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए मैंने देखा कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बहुत ज्यादा मार्केट में डिमांड है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पहुंच नहीं पाते हैं लोगों के पास। उनकी हमने पैकिंग स्टार्ट कर दी। मैंने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाए, जैसे जम्मू का राजमा के लिए बहुत मशहूर है। मैंने राजमा पैकिंग करवाई बच्चों से जो डिसेबल किड्स थे हमारे। मैंने उसमें कश्मीर की मिर्ची, पूरी साबुत मिर्ची बनाई, उनके पैकेट्स पैक कर दिए। हमने दिवी कला मेला में बहुत सेल की इन लोग इन चीजों की। सोप्स की मैंने सोप्स के लिए बहुत सारे हमारी डिसेबल 25 बच्चे उसमें इन्वॉल्व हुए और 25 ने अच्छे से परफॉर्म करके वो सेल से लेके मैन्युफैक्चरिंग तक संभाला और दिवी कला मेले में बहुत अच्छी सेल रही उसकी। इस सब का मतलब मैं अपने जीवन का पूरा क्रेडिट मेरी मदर को देती हूँ, जिन्होंने पूरा योगदान दिया मेरी इस सफलता के पीछे। मैं उसका आभार कहीं नहीं, मैं उनका मैं कहीं पे वो उतना थैंक्स नहीं ला पाऊंगी जो मैं अपनी मदर को दे पाऊं। और थैंक यू टू सोसाइटी जिन्होंने इस सब कुछ एक्सेप्ट किया। एक स्टीरियोटाइप से सेंस से एक नॉर्मल बिहेवियर में आने में बहुत बड़ी एक यात्रा रही। तो उस यात्रा में मेरी फैमिली ने बहुत मेरे को साथ दिया। बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने, संकल्प ने मेरे को चुना कि मैं इस रिगार्डिंग बोल पाऊँ। संध्या जी, आवाज आ रही है मेरी? हाँ। जैसे कि आपने कहा कि आपके जो जो डिफिकल्टीज है उसमें अपने सॉल्यूशन ढूंढते ढूंढते आज इस मुकाम तक पहुंचे। तो मुझे पूछना था कि आपके पूरे ये जर्नी में, आपके लाइफ जर्नी में, व्हाट इज द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट इन योर लाइफ? कि सबसे ज्यादा खुशी का मौका कि जो आप आज भी भूल नहीं पाते हैं। जब मुझे नारी शक्ति सम्मान मिला तो मेरे को याद है होम मिनिस्ट्री से कॉल आया था शाम के 8:30 बजे। हम सब खाना खा रहे थे और हमारे घर से इतनी जोर की चीख गूंजी थी जैसे कि खुशी की लहर आई थी। तो इट वाज ग्रेट अचीवमेंट ऑफ माय लाइफ। और मेरे मदर पेरेंट्स ने बहुत रोया था। उनको लगा था कि वो एक उस मुकाम तक पहुंचे हैं जिस कष्ट और जिस संघर्ष से वो निकले थे, स्टार्ट किया था, और उन्होंने एक मुकाम हासिल कर दिया। मतलब वो मोमेंट में कभी अपनी लाइफ में नहीं भूल सकती हूँ। उनकी वो हैप्पीनेस, उनकी वो स्ट्रगल का वो एंड, वो मुझे दिखा था। और संदेह जी, इसके बिल्कुल ही अपोजिट कि व्हाट इज द वर्स्ट मोमेंट इन योर लाइफ, बहुत दर्दनाक मोमेंट
कि जो आपको अभी भी दर्द होता है वो सोच में भी आया था? मैं अनम्यूट सुन की। नहीं पाई आपको। हाँ विशाल, एक आपके। बार विशाल जी दोबारा से हाँ पूछिए, क्या हाँ, पूछिए। आपके जीवन में सबसे दर्दनाक मोमेंट कि जो आपको अभी भी पेन देता है वो मोमेंट। दर्दनाक मोमेंट। मोमेंट्स तो सारे दर्दनाक ही थे। बट चैलेंज समझ के आगे आगे बढ़ते गए। जीवन की यात्रा बहुत सख्त थी, बहुत मुश्किल था सब कुछ, बट हर एक लम्हे को एक चैलेंज समझ के चलते गए। और संध्या जी, आप तो सभी मतलब जो जो ऑब्स्टेकल्स थे उसे अपॉर्चुनिटी अपने बदला। तो ये सारा करते हुए जैसे आप जब से शुरू किए हैं आज का टॉक देना, तब से लेके अभी तक तो आपका एनर्जी लेवल बहुत बढ़िया है। तो व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड दिस कि आपकी एनर्जी का सीक्रेट क्या है कि आप इतने सारे ऑब्स्टेकल होते हुए भी ये सारा काम, आ, मतलब आपका खुद का, आपके करियर का, इवन फैमिली का, इसके अलावा फॉर सोसाइटी यू डू द बेस्ट सर्विसेज ऑल्सो। तो ये सारा मैनेज कैसे कर लेते हो और इसके लिए इतना सारा एनर्जी कहाँ से होता है? ऑलवेज स्टे पॉजिटिव, इसमें एक रूल है। अगर हम नेगेटिविटी की ओर जाए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सोच और उसको एक दिशा देना बहुत जरूरी है। हम एक टारगेटेड मूवमेंट पे जीते हैं, अगर हम इस दिन का टारगेट फिक्स नहीं करें, हम दूसरा दिन नहीं जी पाएंगे। हर दिन का एक टारगेट फिक्स करके जिए और उस टारगेट तक पहुंचने की कोशिश जरूर करें, तब जाके हमारी सफलता हमें दिखेगी। और ये सारा करते हुए जैसे आपने कहा कि आपको ट्रीटमेंट के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए, इसके अलावा एजुकेशन के लिए हर बार एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट होना पड़ा। तो ये सब शिफ्टिंग, आपका एजुकेशन, आपका हेल्थ, ये सब कैसे क्या आप मैनेज कर पाते थे मतलब? एजुकेशन के मामले में मैं हमेशा अपनी मदर को और मेरे फ्रेंड सर्कल को क्रेडिट देती हूँ। उन्होंने, मेरी मदर ने मुझे एजुकेशन इंस्टीट्यूट तक पहुंचाया, बाय हुक और बाय क्रुक को पहुंचा लेती थी मेरे को। और मैंने कभी कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं पढ़ा, मैं रेगुलर स्टूडेंट रही हूँ हमेशा। तो उन्होंने मेरे को दूर से दूर स्कूल, चाहे उनको 2 व्हीकल्स पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना पड़ता था, वो लेती थी और मुझे पहुंचाती थी। और वहां जाके मुझे बहुत अच्छा फ्रेंड्स ग्रुप मिला हमेशा। मेरे फ्रेंड्स बहुत अच्छा, उन्होंने मेरे को हमेशा एक अच्छा साथ दिया, जो कि दूसरे क्लास, कभी ऊपर नीचे भी क्लास होती थी और वो मेरे को पहुंचा लेते थे वहां तक। मुझे आज भी याद है, जब मैं ग्रेजुएशन में पढ़ रही थी, मैं परेड कॉलेज में पढ़ती हूँ, थी स्टूडेंट ऑफ परेड कॉलेज थी मैं। तो वहां पे काफी ज्यादा बंदर होते हैं उस एरिया में। तो अचानक बंदर आ गए और बंदरों ने मेरे को धक्का दे दिया। मैं पूरी सीढ़ी रोल रोल करके नीचे आ गई। तब फोन नहीं हुआ करते थे, तो ना ही लैंडलाइन भी बहुत रेयर लोगों के पास हुआ करते थे। जम्मू कश्मीर में फोन तो काफी लेट होगा, आप सबको पता होगा, रीजन दैट कि ये एक कन्फ्लिक्ट एरिया है। तो उस 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 चक्कर में मेरे को बंदर ने जब धक्का दिया तो घर इंफॉर्मेशन, मेरे पूरी क्लास मेरे को उठा के घर पहुंचाई। उन्होंने ऑटो किया, मुझे उठाया बिठाया ऑटो में और मुझे घर ड्रॉप किया। पूरी क्लास मेरे को सपोर्टिव थी। फिर मेरे कजिन्स आए, उन्होंने मेरे को हेल्प किया फिर अंदर वगैरह करने में। बहुत अच्छा तब। एक्चुअली मेरे को लगता है, मैं आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग द जनरेशन, बट जिस जनरेशन के हम लोग थे उसमें हेल्प ज्यादा लोग करते थे। आई डोंट नो कि आजकल करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि आजकल स्क्रीन वर्ल्ड ज्यादा हो गया, आजकल लोग ज्यादा स्क्रीन पसंद करते हैं और फिजिकल प्रेजेंस कम पसंद करते हैं। तो हमारी जनरेशन में वैल्यू ऑफ फ्रेंड्स बहुत हुआ करता था।
तो वो मुझे उठा के घर तक छोड़ आए थे, सारी क्लास मेरे साथ चली थी उस टाइम, उठा के उन्होंने घर पहुंचाया था मुझे। बहुत अच्छा हेल्दी एटमॉस्फेयर। मेरी टीचर एक थे, मैं उनका जिक्र हमेशा करती हूँ क्योंकि उन्होंने एक चेंज लाया मेरी एजुकेशन में। वो बीके दास सर थे, एम दास स्कूल के प्रिंसिपल, मैंने वहां पढ़ा है। वो प्रिंसिपल सर खुद आके मेरे को पिक करते थे घर से और स्कूल ले जाते थे और वापस ड्रॉप कर देते थे मुझे घर में। मतलब पैशनेट था उस टाइम एक कि हमारा बच्चा, हमारा स्कूल, हमारे वैल्यूज बहुत ज्यादा माने रखते थे। मुझे नहीं लगता है कि आजकल उस टाइप के लोग हैं कि नहीं है, आई डोंट नो, बट मुझे लगता है कि उस जनरेशन में लोग बहुत हेल्पिंग हैंड होते थे, बहुत हेल्पिंग है, लोग मदद करते थे एक दूसरे की। शायद वो भी एक जेनेटिकल वैल्यू मेरे में आया कि जब वो लोग मेरे लिए करे, मुझे भी किसी के लिए करना चाहिए। बहुत ही बढ़िया। जैसे कि आपने कहा कि जब एक बार आपको ट्रीटमेंट की फिजियोथेरेपी की जरूरी थी, तो आपके माँ ने वो सारा सीख लिया टेक्निक। तो उनको ये सारा मतलब ये सीखना, सीखने के लिए घर से इतना दूर जाना, और मतलब ये सीखने के लिए तो भी जो जैसे ना कि हार्ड वर्किंग बहुत था, तो ये सारा उन्होंने कैसे क्या मैनेज कर लिया? मैंने कहा ना, मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी इस चीज के लिए। तब मेरे ग्रैंडफादर भी थे, अलाइव थे जब ये मम्मी ने सीखा। कलावती हॉस्पिटल दिल्ली से सीखा मेरी मदर ने। तो वैक्स थेरेपी, वैक्स से पाँव को वैक्स में डुबाना होता था और उस फ्रेम को लेके आधा घंटा बैठना पड़ता था, उस फ्रेम को, सांचे को लेके जो वैक्स से बनता था। तो उससे क्या होता था, मेरी नर्व जो है ना, ब्लॉकेज वगैरह वगैरह, नर्व्स का एक मान लो एक हीटिंग थेरेपी जैसी थी वो। तो उसके बाद फिर उसको मैसाज करना, एग्जैक्टली वैसे ही। तो वो एक प्रोसेस था। अगर वैसा प्रोसेस हम दिल्ली में एफर्ट कर पाते, एक तो एक इकोनॉमिकली इट इज नॉट वर्थ टू डू। इकोनॉमिकली एक घर वहां पे फिर सेटअप करना था दिल्ली में, फिर जाके वो पॉसिबल था। और दूसरी एंगल से वो एक चीज था कि घर छोड़ के, क्योंकि मेरा ब्रदर भी था, फैमिली भी थी, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रैंड फादर थे, ग्रैंड मदर नहीं थी, ग्रैंड फादर था। तो इट्स नॉट पॉसिबल कि इतनी देर हम सालों साल घर से बाहर रहते। तो इसलिए अच्छा था कि बेस्ट 3 महीने में मेरी मदर सीख के आई और फिर घर भी चला, फैमिली भी चली और मेरे को भी ट्रीटमेंट चली। तो वो उस टाइम, और वो बहुत छोटी थी, मैंने कहा एज आई टोल्ड कि शी वॉज ओनली 21 years old। तो 21 साल का इंसान एक बच्चा ही आजकल के हिसाब से होता है, और उसने सीख लिया जल्दी क्या करना है, क्या थेरेपीज में कितने पॉइंट्स लगाने हैं, कितना। और उसके साथ उसके बाद जब मैसाज करनी होती थी, एक मैग्नेटिक थेरेपी करनी पड़ती थी कि मैग्नेट से नर्व्स को हिलाना पड़ता था। तो वो पूरा वो सीख के आई थी, तो फिर वो वहां पे करती थी। और नो डाउट उससे मेरे पाँव में काफी चेंज आई, आई एम एबल टू स्टैंड अप। वो मेरे लिए काफी एक अच्छा साबित हुआ जो उन्होंने वहां से सीखा। हम्म, बहुत बढ़िया संजय जी। मैं भावनाताई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपनी जो भी फीडबैक है वो शेयर आंटी, करें। जी नमस्ते संध्या जी। मैं सुन नहीं पा रही हूँ, जी आप जी। थोड़ा सा जोर से बोलिए। हाँ हाँ, अभी आप सुन पा रहे हो? Am I हाँ जी, हाँ audible? जी, हाँ जी। हाँ। तो हाँ विषय जी, हाँ जी, बोले भावना। कि हाँ हाँ, कि अब मैं अगर कुछ पूछना चाहती हूँ या फीडबैक देना चाहती हूँ तो दे, ऐसे विशा जी ने बोला था। तो संध्या जी, मैं जो आपको सुन रही थी तब मुझे मन में ऐसे लगा कि आपने अपने फाउंडेशन का नाम आपकी खुद की जो तो स्वभावतः आप हो, उसी की वजह से आपने वो जिगर ऐसे नाम रखा होगा। क्योंकि आप में जो जिगर है कि इंस्टेड ऑफ यानी डिस्पाइट ऑफ ऑल दोज एडवर्सिटीज, आपने जो करके दिखाया ना वो रियली कमेंडेबल है। और मैं तो
यानी आपकी सपोर्ट सिस्टम को जितना क्रेडिट है, आपने बार बार ये चीज बोली कि आपकी मदर, आपके फादर और आपके फ्रेंड्स और आपके बाकी भी फैमिली मेंबर्स, उन सबको क्रेडिट जाता है। पर मैं इस बात पर, वो तो सही है, वो तो देना ही चाहिए ग्रेटिट्यूड, ये तो बहुत बड़ी चीज होती है। पर अगर किसी बीज में उतना स्पार्क नहीं है ग्रो करने का, तो कितना भी फेवरेबल कंडीशन मिल जाए वो बढ़ नहीं सकता, वो खुद को साबित नहीं कर सकता। तो आप में वो स्पार्क था, इसीलिए वो सब लोगों ने आपको सपोर्ट भी किया, और आपने आप खुद क्या हो ये प्रूव करके दिखा दिया। जिगर फाउंडेशन तो उसका प्रतीक है ही, पर आपको मिला हुआ राष्ट्रपति पुरस्कार, उस पुरस्कार ने तो ये साबित कर दिया कि आपका काम कितना बड़ा है। और मैं तो ये भी मानती हूँ कि कोई पुरस्कार नहीं ये बता सकता, पर एक रिकॉग्निशन होता है जब आप राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हो, ऐसे लोगों के तरफ जाता है, लोगों को वो पता चलता है, तब आपकी तरफ यानी देखने का जो एक नजरिया होता है वो बहुत बदल जाता है। और काम को जो वैल्यू मिलनी चाहिए, क्योंकि आपने बहुत बहुत कुछ करके दिखाया, तो वो रिकॉग्निशन मिल जाता है, तो बहुत बड़ी बात है। और ये भी बोलना चाहूंगी कि जम्मू कश्मीर जैसे आपने बोला कि कंफ्लिक्टेड एरिया है, सब जो भी चीजें हैं डेवलपमेंट करने के लिए, जो भी चीजें लगती है वो वहाँ लेट लेट पहुंचती रही एज कंपेयर टू अस। तो फिर भी आपने ये बहुत सारी चीजें करके दिखाई, और शुरू में भी आपके मन में ये चीज थी कि बच्चों को आप पढ़ा रही थी, कि जो अंडर प्रिविलेज्ड है वो बच्चों को आपने पढ़ाया, डिसेबल्ड लोगों को काम मिल जाए इसके लिए आपने बहुत सारे प्रयत्न किए। और और एक बड़ी बात कहना चाहूंगी कि आपका काम इतना बड़ा है, परंतु आप खुद शायद वैसा समझते नहीं, आप शायद ऐसा समझते हैं कि अभी तो बहुत बड़ा मैदान है लड़ने के लिए, तो इसलिए इसलिए आपने इतना बड़ा आपका प्रवास, आपका जर्नी, आपकी यात्रा आपने जस्ट 15 मिनट्स में कंप्लीट कर दी। कोई होता ना तो 15 घंटे भी बोलता तो भी कम पड़ जाता, इतना बड़ा आपका काम है। पर आपने जस्ट 15 मिनट्स में वो खत्म कर दिया। कोई बात नहीं, अब आपसे मुलाकात होती रहेगी। और विशाल जी ने आपसे बहुत डिटेल्स निकालने की कोशिश की, फिर भी शायद आपको खुद के बारे में इतना बोलना पसंद नहीं है, तो आपने ज्यादा कुछ बताया नहीं। पर ठीक है, आपसे मुलाकात होती रहेगी, बातें चलती रहेंगी। और थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। संकल्प फाउंडेशन और इंडिविजुअली हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक धन्यवाद यू। भावना ताई। हाँ, रंजित जोशी सर। हाँ, बोलिए सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। नमस्कार सर। हाँ, बोलिए सर। रंजित जोशी सर। हा बोला सर, झालात तुम्ही अनम्यूट बरं का, बोला सर। अशोक बांसे सर। मैडम नमस्ते, सबको मेरा प्रणाम। नमस्कार, नमस्कार सर। बहुत अच्छा लगा आपकी पूरी जर्नी सुन के, अच्छा भी लगा। और इतना मैं हम भी ये हो गया कि हमको भी एक नया घर मिल गया। जम्मू कश्मीर कभी आएंगे तो आपको याद करेंगे।
अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सुन के। मोस्ट थैंक वेलकम यू सर, मैडम। मोस्ट वेलकम। सुजाता पवार मॅडम, अनुराधा मॅडम. हॅलो विशाल, येतोय का आवाज? हो. हा, तर स्पेशली थँक्स पहिल्यांदा तुझं आहे, कारण आज महाराष्ट्राच्या बाहेर जाऊन मैम हिंदी में बात वेगळ्या कीजिए. सुजाता मैम हिंदी में बात कीजिए ताकि ठीक है उनको. ठीक है। सर हम्म, जी आप बाद में वेगळ्या- कनेक्ट कर लीजिए, या बोलने दीजिए इनको ऐसे ही। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, हेलो। हाँ जी। हाँ, पहले तो मैं विशाल का धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने आज महाराष्ट्र से बाहर जाके जम्मू कश्मीर के साथ जुड़ा दिया, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका जो भी रिकॉर्ड हमने सुना, सच में जम्मू कश्मीर जैसे वहां पे इतना ये तो नहीं है, पूरा ये जो एरिया है, तो फिर भी आपने इतना स्ट्रगल किया, बहुत अच्छा है। लेकिन मैं आपको एक बात पूछना चाहती हूँ कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की तरफ से वहाँ के जो डिसेबल पर्सन है उनको क्या फैसिलिटी दिया जाता है? हेलो। यहाँ फैसिलिटी तो लगभग सब हो गई है। पहले हमारा यहाँ नेशनल ट्रस्ट एक्ट नहीं था, 2016 का एक्ट लागू नहीं हुआ था, बट अब वो सब मिल गए हैं। अच्छा। अभी थोड़ा पेंशन को लेकर इशू है। पेंशन यहाँ पे वो 1250 ही बस। मिल रही है अभी पर हेड, तो उसके लिए भी फाइट कर रहे हैं, उसके लिए भी लड़ रहे हैं हम लोग। बहुत सारी मुश्किलातें जो आ रही है वो एक्सेसिबिलिटी को लेके ही आ रही है। एक्सेसिबल इश्यूज काफी है, अवेयरनेस लोगों में कम है, जो हमारे राइट्स है उनकी अवेयरनेस कम है। मैंने आज तक 77 कैंप्स फॉर अवेयरनेस ऑफ राइट्स ऑफ डिसेबिलिटी पे किए हैं, इसलिए कि मैंने नॉर्मल बच्चों में किए, जहाँ पे नॉर्मल स्कूल्स, कॉलेजेस, बीएड कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में किए, क्योंकि नॉर्मल लोगों को पता होना चाहिए कि डिसेबल के राइट्स क्या है। इट्स नॉट डन कि कैसे डिसेबिलिटी आए या किस तरह से डिसेबल। मेरी माँ 21 ईयर्स की थी, उसको थोड़ी पता था कि उसका बच्चा डिसेबल पैदा होगा और उसकी लाइफ इतनी सही। चैलेंजिंग आएगी। तो इसके लिए सब, हर एक बंदे को राइट का पता होना चाहिए। इसके लिए हमने सेमिनार्स भी ऑर्गेनाइज किए थे। बट हाँ, अब थोड़ा थोड़ा हमारे में आ रहे हैं, रूल्स एक्टिवेट हो गए, एक्ट्स आ गया, हमारा नेशनल ट्रस्ट एक्ट आ गया, बट अभी लागू, अभी थोड़ा सा फाइलिंग, थोड़े थोड़े इश्यूज अभी सॉल्व हो रहे। पेंडिंग है अभी सॉल्व हो हमारे। रहे। स्पेशल कोर्ट को लेके है, स्पेशल कोर्ट नहीं बना है यहाँ पे अभी। एक्सेसिबिलिटी इश्यूज है ही है, हम्म, एक्सेसिबल बिल्डिंग्स नहीं है अभी, हम सेक्रेट में ही नहीं एक्सेसिबल है, पार्किंग में नहीं अलॉटमेंट होता है हमारा एक्सेस अभी, पार्किंग में एक एरिया अलॉट नहीं होता है फॉर डिसेबिलिटी सेक्टर। वो इश्यूज है ओके। अभी हमारे। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मैडम। थैंक यू मैम, थैंक यू सुजाता जी। थैंक यू सुजाता मैम. रंजित जोशी सर. अनुराधा मैडम, आप बात कीजिए. येतो का म्हटलं? हाँ बोला रंजित जोशी सर. येतो का आवाज येतो? हेलो। आ रही है आपकी आवाज, बात कीजिए रंजित जोशी सर. हाँ, तो एक तो सबसे बड़े मैडम को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो, एक तो पहली बार हम कश्मीर में पहुंचे, दूसरी चीज ऐसी है कि आपके माता ने जो भी आपको यानी बुनाई से आपके हाथ में ताकत लाई, वो एक नया संशोधन ही है कि जो बुनाई से आप लिखना वगैरह बाद में कर सके। तो इसके लिए और आपका काम जो जो भी हमने अभी सुना, भावना ताई ने आपका पूरा ये जो बताया, सच्ची भावना ताई ने जो बोला आपको, तो हम भी बोलने चाहते थे, तो भावना ताई ने बोल दिया है, तो कुछ ये नहीं है। तो आपने जो ये काम किया अपंगों के लिए, और बच्चों को आपने एजुकेशन लेते हुए बाकी अपंगों को उनको भी पढ़ाया, तो ये सबसे बड़ी बहुत बात है। आपका जो काम है कभी भी बड़ा आगे भी बढ़ सकता। आपको
अवार्ड बहुत मिले। अवार्ड ये अपने में क्या है कि अपना ये है, प्रमाण पत्र है गवर्नमेंट का कि बाकी लोगों को पता चले कि अपना काम क्या होता है। तो आपको मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू अशोक सर जी, थैंक यू। धन्यवाद रंजीत जोशी सर। अनुराधा मैम। नमस्ते विशाल सर, नमस्ते संध्या जी। नमस्कार। बहुत अच्छा लगा जम्मू कश्मीर से वहां भी इतना अच्छा काम चलता है, मुझे आज समझ में आया। नहीं तो जम्मू कश्मीर बोले तो एक जो कुछ टीवी में हम देखते हैं वही हमारे सामने आते हैं। तो उधर और क्या क्या चलता है हैंडीकैप लोगों के लिए? अब आप तो फिजिकल डिसेबिलिटी के बारे में काम करते हैं ऐसे मैंने सोचा। तो और अदर्स के लिए हैंडीकैप लोगों के क्या क्या हालत है उधर? नहीं नहीं, नेशनल ट्रस्ट तो अदर देन फिजिकल भी आता है, उसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी आती है, मगर हमने हर एक ही डिसेबिलिटी सेक्टर में काम किया है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को लेके है इस टाइम की उनका स्कूलिंग नहीं बन रहा है, वो चीज एक इशू है। बाकी सारे मतलब जो 3% रिजर्वेशन वो सब कुछ तो आ रहा है यहाँ पे। वही मैंने बोला ना, एक्सेसिबिलिटी इशू है। अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को देखे या ब्लाइंड्स को या डफ एंड डम का स्कूल भी है यहाँ पे अलग से, शहीदी चौक में यहाँ पे है, उसका नाम है समाज कल्याण केंद्र। वो 80 से रन हो रहा है यहाँ पे स्कूल फॉर डफ एंड डम पर्सन। वहाँ साइन लैंग्वेज वगैरह सब कुछ सिखाते हैं। तो यहाँ पे ब्लाइंड्स का है दो, एक गवर्नमेंट के अंदर चल रहा है ब्लाइंड स्कूल, एक लुइस ब्रेल प्राइवेट चल रहा है अंडर नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अंदर। तो दोनों चल रहे हैं, उनमें हॉस्टल फैसिलिटीज है। यहाँ के फॉर फ्लंग एरिया से भी लोग आके वहां पढ़ लेते हैं। ब्रेल लैंग्वेज आती है, हमारे जिगर में 2 बंदों को ब्रेल आती है, साइन लैंग्वेज आती है, जो कि इजीली बच्चे को पढ़ा पाते हैं, डिसेबल बच्चे को। तो ये सब चीजें काफी डेवलप हो चुकी है जम्मू स्टेट में। कश्मीर में भी काफी डेवलपमेंट्स है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा अभी कुछ एरियाज रह रहे हैं जो कि ऐसे रजौरी, पुंछ, डोडा वगैरह, वो पहाड़ी एरिया है, थोड़ा हिली स्टेशन है, वहां पे थोड़ा प्रॉब्लम्स आ रहा। बट जब से ये हॉस्टल्स बने हैं तो गर्ल्स का अलग बॉयज का अलग, तब से वो लोग हॉस्टल में आके यहीं पे पढ़ लेते हैं जम्मू में आके। तो इसलिए बहुत सारे हद तक तो इन चीजों का मतलब सॉल्यूशंस आ चुके हैं। बट है इन जनरल कि मैंने वही बोला, अभी भी मैं वही बोल रही हूँ, एक्सेसिबल वेब पेजेस नहीं है फॉर ब्लाइंड्स, साइन लैंग्वेजेस नहीं है चारों ओर से। मैंने आज से 2-4 साल पहले किसी को बोला, मुझे आपको पता है कि रेलवे स्टेशन पे ये येलो पट्टी क्यों होती है? बोला आज तक हमें समझ ही नहीं आता ये येलो पट्टी क्यों होती है। फिर मैंने उनको बोला ये ब्लाइंड्स, एंड ही वाज ऑन द गुड पोजीशन, ब्यूरोक्रेट पर्सन था, तो उसको ये नहीं पता था कि येलो पट्टी क्यों होती है। तो उसको एक नॉर्मल इंसान ने बताया कि येलो पट्टी पे एक वाइब्रेशन आती है, तो वो ब्लाइंड लोग उससे अपना पाथ क्लियर समझते हैं कि नहीं है कि है। तो मतलब अवेयरनेस लोगों में कम है, लोगों को जानकारी कम है, वो चीज अभी यहाँ है। बट सॉल्यूशंस आए हैं काफी हदों तक। वही एजुकेशन भी अच्छा है या कैसे है? मीडियम है उधर पब्लिक? टॉप भी नहीं कह सकता तो बिलो भी नहीं कह, मीडियम है, मीडियम है। वो भी एक बनता है ना कि हैंडीकैप लोगों के लिए ब्रेल का स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं होता, कभी कभी वैसे प्रॉब्लम आ जाता है। सब्जेक्ट एज पर चॉइस नहीं ले पाते हैं, जिनका मटेरियल होता है फिर उनको वही सब्जेक्ट्स लेने पड़ते हैं, या मतलब ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स है अभी। जब अब कोई प्राइवेट संस्था, मैं एक डिक्शनरी ऑफ ब्रेल या साइन लैंग्वेज लाऊं, मैं लाऊं, तो उसकी मोनोपोली फिर मेरे पास आ गई। मैं नहीं कर सकती हूँ मतलब उन चीजों को फोकस ऑन। बहुत अच्छा लगा, बहुत ही मैं हर एक बंदे पे
मैं हर एक बंदे तक नहीं पहुंच पाऊंगी, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। अच्छा। हाँ, हाँ, एक बहुत बड़ा इशू है, एक बहुत बड़ा इशू मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी। बड़ी मुश्किल से एक डिसेबल कमाने लायक बनता है, मतलब ये मुझे आज तक खुद को भी दुख है। बड़ी मुश्किल से बनता है कि एक कमाने लायक बन जाए। जब वो कमाने लायक बन जाता है तो एटीएम तो खुद नहीं जा पाता है। उसकी प्राइवेसी ऑन हिज ओन मनी नहीं रहता है, वो भी उसको किसी के साथ शेयर करना पड़ता है। ये मुझे आज तक खुद के लिए भी दुख रहा है कि एक एटीएम भी एक्सेसिबल नहीं है जेएंडके में। थैंक यू उस हद विशाल। तक कि जिसमें रैम भी हो, ब्रेल भी हो, हाँ, सब कुछ हो, वैसा हम नहीं देख पाए। जिस दिन एक डिसेबल अपनी कमाई खुद से लाए और खुद से खर्चे, वो उसकी इंडिपेंडेंस हो गई। नहीं तो हम अभी भी डिपेंडेंट ही है। डिपेंडेंट। थैंक यू विशाल सर, आपने जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमें डिसेबल पर्सन्स कितना एबल है, ये आपके द्वारा हमें पता लगता है। इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। संध्या जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप और शुभेच्छा देती हूँ कि आप अभी और बेहतर काम करें। थैंक यू सो मच मैम, धन्यवाद थैंक यू सो अनुराधा मच। जी। ये हमारे अकेले का नहीं, ये सभी के एफर्ट्स है। हम तो एक निमित्त मात्र है। ये सारे संवाद सारथी हाँ, परिवार का आपका टीम और आपको, आपका टीम और आपको मैं धन्यवाद देती हूँ। मैं भी उसका एक भाग हूँ इसलिए। डॉक्टर अनीता, सो सॉरी, सारिका मैम। तो मैंने आपका फोन नहीं काफी दिनों से उठाया, शायद फ्राइडे से आप ट्राई कर रहे थे, क्योंकि मेरी हेल्थ काफी खराब थी, मेरे को फीवर वगैरह आ गया था। ओके तो ओके, सो सॉरी फॉर दैट। नो इशू मैम। सारिका मैम, डॉक्टर अनीता। आवाज आ रही है सर? हेलो। आ रही है आवाज? हाँ जी, नमस्ते। अनीता जी आए। हाँ, मैम का जर्नी पूरा सुना। बहुत इंस्पायर, बहुत प्रेरणादायी आपकी जर्नी थी मैम। और आपने एक एक वाक्य जो बोला, वो बहुत 100% अ, वो सत्य है मैम। अभी आपने बोला कि विकलांगों को बहुत मुश्किल से वो कमाने लायक होते हैं। ये तो बहुत बहुत ही 100% सत्य है। ऐसे बोल दे, आपको तो इतनी फैसिलिटी वो सुनने को मिला, इतनी फैसिलिटी है, फिर भी आप इस पोजीशन पे, ऐसा बहुत सुनने को मिलता है। आप लोगों को तो बहुत सारी फैसिलिटी होती है, फिर भी आपको अच्छी जॉब क्यों नहीं लगी? ये बहुत सुनने को मिलता है। और आपने बहुत 100% सत्य कहा कि बहुत मुश्किल से वो कमाने लायक होते हैं, और वो भी वो खुद से नहीं निकाल पाते। तो बहुत मैम, सभी बात अपनी हैट्स ऑफ यू आपके जर्नी के लिए, और आपके थैंक यू सो मच, फ्यूचर थैंक के यू। लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर अनीता मैम, सारिका मैम। थैंक यू सर। नमस्ते मैडम। नमस्ते। बहुत अच्छा लगा मैडम आपको सुन के, बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी थी। जैसे आप एक कॉन्फ्लिक्टेड एरिया से बिलोंग करते, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज बहुत धीमी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सुन पा रही हूँ मैं आपको। हाँ, जहाँ एक नॉर्मल पर्सन के लिए भी रोजमर्रा की जिंदगी इतनी संघर्ष भरी होती है, वहां से आप बिलोंग करती है, और इतना जो कुछ आपने ऐसे सिचुएशन में हासिल किया है, हमारे लिए बहुत ही, ये बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है कि हमें आज आपसे इंटरेक्ट होने का मौका मिला, आपको सुनने का मौका मिला। बहुत बहुत शुभकामनाएं मैडम आपको। थैंक यू। धन्यवाद संध्या जी। जैसे कि आप एक पूछना रह गया कि जिगर फाउंडेशन जो आपने शुरू किया, तो ये सारा जैसे कि आपने कहा, तो मैं तो एक सर्विस देने के लिए इसमें काम करते हैं।
आप तो उसमें आपने शुरू किया है, तो आपके साथ कौन कौन इसमें मदद करता है कि ये सारा आगे लेकर जाए, क्योंकि आपने कहा कि आप एम्प्लॉयमेंट के लिए भी उसमें कार्य करते हो, मेरी पूरी टीम है। रिहेबिलिटेशन। अब हाँ। मैंने कहा ना, यूं तो हम चले थे अकेले ही कारवां लेके, पर लोग मिलते गए और कारवां बढ़ता गया। वैसा ही सीन मेरे साथ ही है कि हर एक स्टेप पे कुछ ऐसा एक बंदा मिल ही गया जो जुड़ता गया, और जुड़ते जुड़ते तो आज जिगर परिवार बहुत बड़ा परिवार बन चुका है। बहुत बढ़िया। जैसे कि आपका पूरा जर्नी सुना तो ऐसे लगा कि आप जिस जिगर से ये निकले हैं इस रास्ते पर, कि जिस रास्ते का कोई नक्शा नहीं लेकिन रास्ता तो सही है, इस जिगर से आप निकल पड़े और सही में वो रास्ता ही सही कर दिया। और इसके लिए जैसे कि भावना ताई ने भी बोला कि इसके लिए जिगर चाहिए, और जो जिगर आप में हर 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 मोमेंट में आपके वो बहुत फुलफिल हुआ है, तो इसलिए इस मुकाम तक आप पहुंचे। ये बहुत इंस्पायरिंग है, नॉट फॉर ओनली द differently able person but for all the normal person also, yeah, how to get अपॉर्चुनिटी बियॉन्ड द ऑब्स्टेकल, ये बहुत जरूरी है आपसे। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पर जितने भी महानुभाव आ चुके हैं, आज हम 143 वेबिनार में, उन सभी से हम यही सीखते हैं कि वो हर बार हमें नई चीज देकर जाते हैं, और जिससे जैसे हमें सीखने को मिलता है, सुनने को मिलता है, वैसे हर एक को इसमें कुछ ना कुछ मिलता जरूर है। तो ऐसे ही आपका ये जर्नी आगे भी बढ़ता रहे, और आ, कैसे कि इसका मकसद ही यही है कि ऐसे कहा जाता है कि दिस इज ऑन वी आर ऑन फर्स्ट स्टेप, कि जब संवाद होता है एक दूसरे से, तो दीज आर द गैदरिंग ऑफ द पीपल, ये एक छोटा सा सम्मेलन है। और ऐसे कहा जाता है कि जब सम्मेलन में लोग बार बार मिलते जाते हैं तो उससे सहसंवाद होता है। और मैम गए लगता है। नेटवर्क गेलं असेल त्यांचं. हो, येतील येतील 2 मिनिटं. संध्या जी, आवाज आ रही है? हाँ जी, सॉरी सॉरी, ये डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ हाँ, हमारे यहाँ रेंज। का इश्यूज रहता है। हमारा एक्चुअली वी आर लिविंग इन रेडार एरिया, हमारे पीछे रेडार है, ओके। तो इस टाइम थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी। शाम के टाइम यहाँ नेट थोड़ा ऑब्स्टिकल्स में आ जाता है। ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं कह रहा था कि जब आपके जैसे लोग यहाँ आकर बात करते हैं, तो दीज आर द गैदरिंग ऑफ पीपल, ये सम्मेलन है। और जब ये सम्मेलन बार बार होते हैं तो उससे सहसंवाद शुरू होता है, और जब सहसंवाद शुरू हो जाता है तभी सहकार्य बढ़ता है, सहअभ्यास बढ़ता है। और ये सारा करने के बाद ही हम कुछ ना कुछ एक दूसरे के साथ मिलके साझा काम कर सकते हैं। जैसे कि आपने कहा कि आपने जब जिगर फाउंडेशन शुरू किया, तो अब तब तो आप अकेले थे लेकिन लोग जुड़ते गए। वैसे ही यही है कि जब हम एक दूसरे का संवाद में रहते हैं तो कुछ ना कुछ नया चीज, नया माइलस्टोन बन जाता है। तो
मैं पूरे हमारे संकल्प फाउंडेशन और संवाद सारथी टीम के तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और हम आगे भी संवाद में रहेंगे। जाते जाते सबके लिए एक छोटा सा मैसेज, फिर मैं भावनाताई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्रेयर से हम इस सत्संग का समापन करें। संजय जी, एक छोटा सा मैसेज सभी के लिए। मैं एक चीज बताना चाहूंगी। बहुत साल पहले एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था शाहरुख खान ने। क्या था उसका नाम, याद नहीं आ रहा, जिसमें डिसेबल्स का काफी सारे इश्यूज पे उन्होंने वो किया था प्रोग्राम। उसमें एक डिसेबल्स का जब आया था तो हाँ, एक आमिर सॉन्ग, खान का प्रोग्राम था वो। आमिर आमिर खान खान का आमिर खान का क्या हर नाम संडे था, आता था। नाम नहीं मेरे को भी याद आ रहा है। तो उन्होंने सत्यमेव जयते नाम था उसका। हाँ, सत्यमेव सत्यमेव जयते। जयते। यस यस, सत्यमेव जयते। उसमें एक डिसेबल्स का प्रोग्राम आया था। तो उसमें एक गाना बनाया था उन्होंने, वो मुझे बहुत दिल को छूता है। मतलब मैं जो भी प्रोग्राम हो, अगर मुझे कभी गाने के लिए बोले जाए तो मैं वही गाना गाती हूँ। मुझे उसकी वर्डिंग बहुत अच्छी लगती है। दीवारें ऊंची है, गलियां हैं तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पाँवों में बेड़ी है सांसें बुलंद, लड़ने चले हैं हम आजादी की जंग। दीज आर वेरी टचिंग वर्ड्स, जो मतलब मेरे दिल को छू जाती है। और ये गाना मुझे बहुत ही पसंद है। हमारे जिगर के हर एक बच्चे को ये गाना याद है। जो मुझे बहुत यही एक मैसेज देना चाहती हूँ मैं आपके व्यूअर्स को भी, कि दीवारें हर एक लाइफ में ऊंची ही मिलती है और रास्ते तंग मिलते हैं, पर एक हिम्मत रखनी है और उस चुनौती को पार करना है। थैंक थैंक यू यू। सो मच विशाल जी, भावना जी, ऑल ऑफ यू, संकल्प की टीम, संकल्प फाउंडेशन का पूरा परिवार जो है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। स्पेशली भावना जी, आपने तो बहुत अच्छा इंस्पायरिंग मेरे लिए बोला। थैंक यू सो मच। और डॉक्टर नाम क्या था, डॉक्टर अनुराधा, हाँ, अनुराधा और डॉक्टर अनीता थी। डॉक्टर अनुराधा जी ने भी जो मेरा इंट्रोडक्शन दिया, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू। प्रार्थना के साथ सांगता करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। धन्यवाद। शुभ रात्रि। थैंक यू सभी शुभ को। हम अगले एपिसोड में फिर से मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, और सभी सभी श्रोताओं का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।